हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सीटेट प्रीवियस पेपर करवा रही हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है जुलाई में, उसके अनुसार देखते हुए। और ये सीडीपी पेपर है, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए देखते हैं एग्ज़ाम। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम कब हुआ था। तो ये 7 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। आपको वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी आगे आने वाले एग्ज़ाम में। और ये आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप समझ कर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अभिकथन क्या है? एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण क्या है? व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है। तो आप ऐसे अगर कथन और कारण वाले अगर प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कथन पढ़ने के बाद क्योंकि लगाना है। आपको कारण में क्योंकि लगाना है। कथन पढ़ने के बाद, जैसे एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। तो आपको क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, ऐसे आपको करना है। क्योंकि यहाँ लगाना है कारण में। अगर आप कारण पहले पढ़ रहे हैं, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, तो आपको अभी कथन में क्या लगाना है? इसलिए। तो आप जब ढंग से पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये सही है क्या गलत है। अगर चलिए लगाते हैं, हम अभिकथन पढ़ते हैं। आपका अभिकथन है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास की दर जो होती है भिन्न भिन्न गति से होती है। बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर हम कारण के अनुसार से भी पढ़ें तो व्यक्तियों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए एक बच्चा 11 महीने में चलता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तो दोनों फिट बैठ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? आंसर आपका होगा, आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो आपको कथन के बाद कारण में क्योंकि लगाना है, और अगर कारण पढ़ते हैं तो कथन में आपको इसलिए लगाना है। आप अगर ढंग से ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए और आगे देखते हैं। व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, वो इसकी धारणा किसने दी थी? इसका सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हरलोक ने दिया था, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत में दिया था उन्होंने। और इस उनके अनुसार से जो विकास की दर भिन्न भिन्न, मतलब सभी बच्चों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। जो विकास है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन जो दर होती है विकास की दर भिन्न भिन्न होती है हरलोक के अनुसार से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं होता है, वह तो आप कहीं भी देख लेंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन होता है समझा कर एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करवा कर तब हम समझाएं, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत ना हो। चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? जो विकास है निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो अगर आपने विकास पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो यहाँ पर आनुवांशिक सही है, यानी वंशानुक्रम। भौतिक वातावरण, यानी कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बिल्कुल आपके विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वो भी बहुत प्रभावित करते हैं। विकास के जो सिद्धांत हैं वो आप ढंग से पढ़ कर जाएं। विकास के सिद्धांत 15-16 हैं, उसको ढंग से पढ़ के जाएं, और किसका मतलब क्या होता है आप समझ करके जाएं। तो ये तीनों सही है, विकास तीनों पर निर्भर होता है, तो ये ऑप्शन डी होगा। विकास समझिए कि आप कौन कौन प्रभावित करता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, पौष्टिक आहार, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, लैंगिक विभिन्नता और वातावरण। ये सभी हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? किस अवस्था की बात कर रहा है? प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान का विकास करता है आपके। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था। और ये प्रारंभिक अवस्था कब होती है? 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। तो आपका आंसर होगा बी। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, तो इससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन है? तो आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है और जो आपके इम्पोर्टेंट टैग हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछना क्या चाहता है। यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण बोल रहा है, ना कि द्वितीयक समाजीकरण। तो अगर आप आंसर करें तो किताबें और पत्रिकाएं ये आपके द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, धार्मिक स्थल भी द्वितीयक है, लेकिन प्राथमिक कौन है? परिवार। कहते हैं परिवार है जो प्राथमिक के जो समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण का पाठशाला है। जो बच्चे हैं परिवार में ही जन्म लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो परिवार के गुण, जितने गुण वगैरह बच्चे सीखते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से ही सीखते हैं। तो बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार। बच्चा जब अपने परिवार के साथ मिलना रहना सीखता है तब उसे समाज के नियमों, रीति रिवाजों और उनको मानता है, सीखता है उनसे। किससे सीखता है? परिवार से। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? परिवार। किताबें और पत्रिकाएं क्या है? द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, धार्मिक स्थल भी द्वितीयक है, लेकिन प्राथमिक परिवार है। और इसलिए परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। जो भी गुण वगैरह बच्चे सीखते हैं सब कुछ परिवार से ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 5 वर्ष की बच्ची, क्वेश्चन 5 है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? कहने का मतलब ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि जो 5 वर्ष की बच्ची है, अगर 5 वर्ष की बच्ची अगर पियाजे अपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि कौन सी अवस्था की बात कर रहा है। ये द्वितीयक अवस्था की बात कर रहा है। प्रथम क्या है? सामयिक विकास। द्वितीयक आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, 2 से 7 वर्ष। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12, और इससे ऊपर 12 से ऊपर आपका क्या आएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो या अगर 5 वर्ष की कोई बच्ची है तो ये आपका मूर्त, जो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है ना। और इसमें बोल रहा है कि बच्चे को लंबे और संकीर्ण गिलास से जब जो ट्रांसफ़र किया जाता है चौड़े गिलास में, तो बच्चा ये नहीं बता पाता है कि दोनों का पानी जो था सेम है, क्योंकि पतले गिलास में ऊपर तक दिखता है और चौड़े गिलास में नीचे दिखता है। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या दोनों इक्वल ही पानी वही है या बदल गया है। तो ये क्या इसका कारण क्या है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। इसका कारण क्या है कि बच्चा तार्किक रूप से ठोस तथा दृढ़ता से किसी ज्ञान पर विश्वास करता है, लेकिन यदि संज्ञान में कोई अंतर आता है, यानी कि जो उसके जो ज्ञान है, जो प्रारंभिक जो सूचना मिली है, तो उसमें कोई अंतर आता है तो वह संभव है कि बच्चे इस विचार में जो पुनर्विचार नहीं कर पाते हैं बच्चे कि जो ट्रांसफ़र किया गया है पानी पतले गिलास से मोटे गिलास में, तो पानी सेम है या बदल गया है। जब चौड़े गिलास में जाएगा तो पानी नीचे ही रह जाएगा, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, पानी उसमें कम है और लंबे वाले गिलास में ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी कि बच्चा आगे बढ़ने के बाद पुनः उसी स्थान पर नहीं पहुँचना, यही होता है, प्रतिवर्ती सोच नहीं है बच्चे में अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वगत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, यानी कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है, जो उसकी संरचना है, किसी कारण बदलाव होता है। इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो अगर आप वैगोत्स्की को आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि समाज और संस्कृति की बात करते हैं, उसके द्वारा अपने बच्चे हैं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनाम हो नहीं सकता, स्कीमा किसका है? पियाजे का है। संज्ञानात्मक द्वंद्व ये भी नहीं हो सकता। सांस्कृतिक उपकरण, आप कभी भी देखते हैं वैगोत्स्की को पढ़ेंगे तो वहाँ पर समाज और संस्कृति की बात होती है, आपको आंसर वही होगा। तो आपको देख कर ही समझ जाना चाहिए कि ये आंसर इसका सांस्कृतिक उपकरण है। वैगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज और संस्कृति पर अधिक जोर दिया है, जो पहले बता चुके हैं आपको। उसके अलावा यही कारण है कि उनके सिद्धांत को जो है क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संस्कृति पर ज़्यादा जोर दिया है। उनको लगता है कि जो बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं समाज में रहकर सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किसके अनुसार पूछा गया है? वैगोत्स्की के अनुसार से।
अगर बैगोस्की और पियाजे दोनों ने कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास की बात की है, और पियाजे जो हैं वो विचार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि बैगोस्की हैं जो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास में। बैगोस्की के अनुसार क्वेश्चन की प्रकृति को समझे, ठीक है। यहाँ पर बैगोस्की के अनुसार पूछा गया है, ना कि पियाजे के अनुसार। अगर पियाजे होता तो विचार होता है, अगर बैगोस्की है तो भाषा होगा। ए है भाषा, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड है संगठन, फोर्थ है संतुलन। तो अभी मैंने बताया कि जो बैगोस्की हैं उन्होंने भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बोला संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण औजार है जिससे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। बैगोस्की ने कहा था बालक में भाषा पहले आती है और विचार बाद में होता है। उन्होंने एक कथन भी कहा था, उनका एक थॉट भी है, भाषा वह सड़क है जिस पर निकलती है विचार की सवारी। बैगोस्की ने क्या कहा था, भाषा वह सड़क है जिस पर निकलती है विचार की सवारी, यानी कि भाषा के विकास पहले होता है और बच्चे जो विचार करते हैं वो बाद में करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 है समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध। प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। आपको शिक्षक केंद्रित नहीं, जहाँ भी आपको बताया आपको जो आधुनिक शिक्षा है अभी जो वर्तमान में चल रहा है यहाँ पर शिक्षक केंद्रित नहीं बालक केंद्रित जो कक्षा कक्षी बात की जाती है उसके अनुसार गलत है। व्यवहारवादी गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी गलत है। प्रगतिशील कक्षा कक्ष यही आपका आंसर होगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। प्रगतिशील कक्षा कक्ष जो है वो प्रगतिशील शिक्षा का ही एक भाग है। क्या है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष जो है वो प्रगतिशील शिक्षा का ही एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है, यानी कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, बच्चा कुछ अलग करता है, हर बच्चे में अलग अलग कुछ करने की क्षमता होती है। तो जो प्रगतिशील कक्षा है जब ये हमेशा हर बच्चे में चाहती है कि हर बच्चा अनोखा है, सब में कुछ न कुछ उसमें कुछ क्षमताएं होती है और बच्चे अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि शिक्षक बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने पर बढ़ावा देता है, यानी कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी, जॉन डीबी ने दी थी। उन्होंने बार बार बोला है कि करके सीखने पर बच्चों को खुद स्वयं करने दिया जाए ताकि बच्चे ढंग से सीखेंगे। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष है वो प्रगतिशील शिक्षा का ही एक भाग है जो बच्चों को स्वयं यानी एक्टिव रहकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने स्वयं के सीखने से में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप में शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। निष्क्रिय रूप में शिक्षकों के अनुकरण अनुसरण नहीं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिव होकर करते हैं, किसी का अनुकरण या अनुसरण यानी कॉपी नहीं करते, नकल नहीं करते। कोरी पट्टी बिल्कुल नहीं है, बच्चे में बच्चे जो होते हैं कोरी पट्टी नहीं होते हैं। बच्चे में डिपेंड करता है कि टीचर या माँ बाप कैसे उस पर रंग भरते हैं। तो ये भी है बच्चा स्वयं जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और सक्रिय होकर रहते हैं। तो आपका आंसर यही होगा, बी। अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ये भी क्या है, गलत है। बच्चे स्वयं से सीखते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ थोड़ा सा बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षण की संपूर्ण योजना जो है कार्य योजना है बालक के चारों ओर रहनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो बच्चा है बच्चे के व्यवहार, बच्चे के एज वगैरह, बच्चे की बुद्धि, IQ लेवल और सब कुछ देखकर ही, बच्चे की रुचि वगैरह देखकर ही बात की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। जो संपूर्ण के जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा चलती है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही चलती है। शिक्षण की जो योजना बनाई जाती है कहीं ना कहीं बच्चों के देखकर ही बनाई जाती है। अर्थात कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जाता है वो बालक को केंद्र में रखकर, यानी कि बालक ही केंद्र है, उसके जो भी निर्णय लिया जाएगा बालक को केंद्र में रखकर किया जाता है। यही होता है बाल शिक्षा, यानी जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो ज़्यादातर बालकों को केंद्र में रखकर ही बात करते हैं। तो बस यही है, ज्ञान के निर्माता बच्चे सक्रिय होकर करते हैं। आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं या सही कार्रवाई विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोहलबर्ग ने 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई थी। कोहलबर्ग ने 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई थी। उसमें एक होता है पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत। ठीक है, ये 3 चरण बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। तो उसमें बोला जा रहा है कि सही कार्रवाई विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित होती है। एक अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आंसर होगा आपका डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो जैसे बताया हार्वर्ड गार्डनर ने 9 तरह की बुद्धि बताई है। उसमें होता है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी या नैसर्गिक बुद्धि और अस्तित्ववादी, जो सबसे लास्ट में दिया था अस्तित्ववादी। प्रकृति बुद्धि, इसमें क्या बोला गया है, दूसरों के कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें। वो पूछना क्या चाहता है, यहाँ पर अपने लिए नहीं पूछ रहा है, दूसरों की मनसाओं भावनाओं को बोला जा रहा है। तो प्रकृतिवादी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की बात की जाती है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक और स्थानिक। फ्रेंड्स, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक पर ध्यान दें। अंतर्वैयक्तिक मतलब होता है दूसरों की भावनाओं और मनसाओं को जानने का होता है। तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। यहाँ पर दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की बात की गई है, ये ही आंसर होगा आपका। अंतःव्यक्ति मतलब होता है कि अपनी भावनाओं और मनसाओं को ढंग से व्यक्त करने, जानने और समझने की क्षमता होती है। अंतः यानी स्वयं की बात हो रही है और अंतर यानी दूसरों की बात हो रही है। तो अंतः और अंतर ये दोनों को समझ कर जाएं। स्थानिक नहीं हो सकता, प्रकृतिवादी हो नहीं सकता, अंतःव्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं की बात की जा रही है, और अंतर व्यक्ति आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर दूसरे की भावनाओं को समझने की बात की जा रही है। अस्तित्ववादी हार्वर्ड गार्डनर की सबसे अंत में दी गई बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा न बोलने और उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी भाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करके लिए कहना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब बच्चे प्रवेश करते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक की बात की जा रही है, जब बच्चे इंटर करते हैं एक स्कूल में तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है कि इसमें एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल का भाषा का प्रयोग करने के लिए चाहिए। यहाँ पर दबाव है जो हो नहीं सकता, गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को जो मातृभाषा सीख कर आते हैं अपने, उनकी भाषाओं को निगलेक्ट किया जा रहा है, जो गलत है। उन्हें भी है स्कूल की भाषा न बोलने पर उन्हें जुर्माना, ये भी अपने आप में नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अभी त्रिभाषा सूत्र आया है जिसमें मातृभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। सभी स्टेटों में अलग अलग सभी की भाषाएं अलग अलग होती हैं और सभी ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अगर जो जिस मातृभाषा को सीख कर आते हैं तो अपनी भाषा में ढंग से बता पाते हैं, जो अभिव्यक्ति है अपनी जो स्वयं की अभिव्यक्ति है ढंग से कर पाते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, मातृभाषा को बोलने की अनुमति बिल्कुल दी जानी चाहिए ताकि अपने बच्चों को बच्चा है अपने मनोभावों को ढंग से व्यक्त कर सके और बच्चे के IQ लेवल का पता लगाया जा सके। तो आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी से संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लड़कों को कार और यांत्रिक ब्लॉक दिया जाता है जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जेंडर बाइस यानी जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है।
जो रूढ़िवादी विचार हैं, लोगों को लगता है कि लड़कियां शक्तिशाली नहीं होती है, वो तो सिर्फ किचन में ही काम कर सकती है, लड़के पढ़ाकू होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको नौकरी करने के लिए भेजा जाए। तो ये किसका है? जेंडर बाइस का है। जेंडर समता यानी बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर जेंडर समता मतलब दोनों की समता की समानता की बात की जा रही है, जो नहीं है। जेंडर स्थिरता ये भी बिल्कुल नहीं है। जेंडर सशक्तिकरण नहीं, यहाँ पर जेंडर को सशक्तिकरण नहीं, बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, गलत है। यहाँ पर जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, यानी लड़कियों लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है कि लड़के इसमें अच्छे होते हैं, लड़कियाँ इसमें अच्छी होती है। जेंडर को देखकर पक्षपात किया जा रहा है, जेंडर बाइस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षिका का बच्चों के अपने आप से बात करने यानी कि व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वयं नियमन सुसाधित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो चले इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। उसे हतोत्साहित, ये अपने आप में नेगेटिव है। अगर बच्चा व्यक्तिगत वाक्य करता है तो ये हतोत्साहित नहीं, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित वाला दोनों ऑप्शन अपने आप में कट गए। डी है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं, इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि जो बच्चा है वो व्यक्तिगत वाक्य किस लिए करता है? अपने आप को स्वयं निर्देशित करने के लिए व्यक्तिगत वाक्य करता है। तो ऑप्शन सी होगा, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो 15 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन किया जाए, नहीं है इसे सबसे पहले अंडरलाइन किया जाए, क्योंकि क्या पूछ रहा है देखना पड़ेगा। ए है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर बोला है नहीं है। अब चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें नेगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी का चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो प्रश्न विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं और उच्चतर कौशल को चिंतन को बढ़ावा देते हैं। बच्चे का जो चिंतन कौशल है उसका विकास बृहद स्तर का होगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चों में अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा, बच्चों के दिमाग का विस्तार होता है। तो ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। बिल्कुल, बच्चे गुण दोषों को सभी को देखते हुए अपने निर्णय ले पाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना नहीं होता है, ये गलत है, यही हमारा आंसर होगा। इसने बोला था नहीं है। और बच्चों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से, उसका इंटेंशन सिर्फ परीक्षण करना नहीं होता है, बच्चों में कुछ ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही आंसर होगा ए, इसमें बोला है नहीं, और आंसर होगा आपका ए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं क्वेश्चन आंसर करवाने के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी करवाती हूँ, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट जरूर करें कि आपके 15 में से कितने सही हुए। बाय बाय।